चाल में हम ऐसे समझते हैं कि इंटेलिजेंस पर्सन का मतलब है उसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, उसकी समझ बहुत अच्छी है, किसी विशेष क्षेत्र में वो एकदम चतुराई के साथ कोई कार्य कर रहा है, या हम ये कहें कि उसमें जो एबिलिटी है, कार्य करने की जो क्षमता है, वो अन्य लोगों की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। या फिर हम ये ऐसे समझें कि कोई व्यक्ति जिसको आप श्रेष्ठ मानते हैं, या जिसके मस्तिष्क की फंक्शनिंग आप कहें कि ब्रेन से बहुत तेज है, चाहे वो क्लास में हो, चाहे आपके समाज में हो, चाहे आपके परिवार में हो, जो आपको लगता है कि कंपैरेटिवली आपसे सुपीरियर है, उसको आप इंटेलिजेंस मान लेते हैं। तो इंटेलिजेंस की एक सामान्य अवधारणा की यदि हम बात करें तो इंटेलिजेंस का मतलब यही हुआ कि जो ज्ञान में, समझ में अन्य लोगों से जो ग्रुप है उससे कहीं ज्यादा तेज है, उसको आप कहते हैं कि ये इंटेलिजेंट पर्सन। तो हमको उसी इंटेलिजेंट पर्सन को समझना है कि उसका वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम इधर साइकोलॉजी में समझ पाए और इंटेलिजेंस की परिभाषा में या उसके मीनिंग में इसको जोड़ पाए। यदि हम इसके मीनिंग की बात करें तो रियल में इसका मीनिंग क्लियर डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें आप देखेंगे कि सभी के सामने ये लिखा रहता है कि सभी व्यापक हैं, जटिल हैं। ठीक, सब में लिखा होगा व्यापक हैं, जटिल हैं, इस तरीके से। अब और जितने साइकोलॉजिकल ट्रेट्स हैं वो सब के सब आप कहेंगे अमूर्त हैं, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनको आप कहेंगे परिकल्पनात्मक प्रत्यय होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने बना लिए हैं उन चीजों को समझने के लिए, व्यक्ति विशेष के गुणों को जानने के लिए, या व्यक्तियों के अंदर जो विद्यमान कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको समझने के लिए आपने कुछ नाम दिए हैं जो हाइपोथेटिकल है। उन सब को आप यहाँ पे कहेंगे वो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो साइकोलॉजी में प्रयोग होते हैं। उन्हीं में से एक है इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस की यदि हम बात करें तो क्या इंटेलिजेंस को देखा जा सकता है? तो देखा जाए तो साइकोलॉजी वाले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सब में ये चीज है कि इसको देखा नहीं जा सकता है। अब बुद्धि है, ये कैसा प्रत्यय हुआ जब नहीं देख पाएंगे तो? अमूर्त। अमूर्त का मतलब ये होता है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। थोड़ा सा इसको समझ लिया आप। मूर्त का मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने दिखाई दे रहा है, जिसको आप आंखों से देख सकते हैं, जो वस्तुएं आपके सामने हैं, जो आप एक्शन करेंगे वो आपके सामने हो रहा हो, जिसको आप देख पाए, उसको आप कहेंगे मूर्त रूप में हो रहा है। लेकिन वही आपको इमेजिनेशन करना पड़े कि ऐसा हो तो क्या होगा, इस टाइप से यदि आपके सामने सवाल हो तो वहां पर आप कहेंगे कि मूर्त न हो के वो अमूर्त अवस्था में, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, जिसको हम ना ही देख सकते ना ही छू सकते हैं। ऐसे समझिए, यदि हम किताब कॉपी का कोई एग्जाम्पल देते हैं तो आप उसको देख पा रहे हैं, कोई लिखा हुआ आपको दिया गया तो आप पढ़ पा रहे हैं। ठीक, ये सारी मूर्त चीजें हैं। अमूर्त का मीन्स ये हुआ कि आपको इमेजिनेशन करना है, जैसे कि बोल दिया कि आत्मा होती है, परमात्मा होता है, वो आत्मा और परमात्मा के दोनों बिंदुओं को डिस्कस करना है कि आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उसी का एक हिस्सा है। तो इस टाइप से जो कॉन्सेप्ट्स हैं कि जो रियल में दिखाई तो कभी नहीं देंगे, एक आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि ऐसा है, लोगों ने बताया है, या इसको महसूस कर सकते हैं, तो इसको आप कहेंगे जो न दिखाई दे उसको एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं कि जब बुद्धि अमूर्त है, जब हमको दिखाई नहीं देगा, तो आखिर हम उसका मापन कैसे करेंगे, उसका असेसमेंट कैसे करेंगे, उसका मेजरमेंट कैसे कर पाएंगे जो चीज हमको नहीं दिखाई दे रही? तो यहां पर कुछ बुद्धि के परीक्षण बनाए गए और बुद्धि परीक्षणों के आधार पर ही उन लोगों ने एक धारणा बना ली कि जो बुद्धि परीक्षण होंगे उस पर जो स्कोर आएगा, उसी स्कोर के आधार पर हम बता पाएंगे कि बुद्धि कितनी है, उसका आईक्यू लेवल किस लेवल का है, वो एवरेज है या एवरेज से अबव है, सुपीरियर है, गिफ्टेड है, या एवरेज से नीचे है, या पुअर है, या आपकी इम्बिसाइल, मोरॉन्स, इस टाइप का इडियट, क्योंकि मूर्ख वाली श्रेणी में आ जाएगा जहां पे इंटेलिजेंस का लेवल बहुत कम होगा। ठीक है ना, ये चीज। तो यहां पर एक स्टेटमेंट आप ऐसे याद रखते हैं कि जो बुद्धि परीक्षण माप के स्कोर आपके सामने रखेंगे, उन स्कोर का नाम ही बुद्धि है। और तो एक नाम भी यहां पर आ जाता है, शायद कई बार पूछ भी लेते हैं कि नाम क्या है, तो बोरिंग का नाम है। इन्होंने कहा भी था बुद्धि को परिभाषित करने के लिए कि बुद्धि वही है
जिसका मापन बुद्धि परीक्षण करते हैं। ठीक, तो इस सीधे सीधे इन्होंने स्टेटमेंट में वही चीज बोल दी। यहाँ पर यदि हम आगे चलें कि बुद्धि, इसके कौन कौन से पक्ष हैं, उन पक्ष के आधार पर यदि हम बुद्धि को समझें अलग अलग तरीके से, तो इसको हम 3 भागों में बांट के समझ सकते हैं। एक भाग को हमने यहां पर समझ लिया फंक्शनल एस्पेक्ट, जिसको आप कहेंगे कार्यात्मक पक्ष, कार्यात्मक पक्ष। दूसरा आप समझिए इसको संरचना से जुड़ा हुआ है, तो संरचनात्मक पक्ष, इसको आप कहेंगे स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट। और तीसरा क्रियात्मक पक्ष। तो यह इंटेलिजेंस को समझने के लिए 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स में इसको हमने समझने का यहां पे प्रयास किया। कैसे? कार्यात्मक मतलब यह हुआ कि जहां हम कार्य में व्यक्ति की योग्यता कुशलता को देख रहे हैं कि व्यक्ति कार्य कैसे कर रहा है, सीधे सीधे ये समझिए। और जहां स्ट्रक्चर की बात होगी तो यहां पर इंटेलिजेंस की जो थ्योरी आपके सामने आई, चाहे वो फैकल्टी थ्योरी हो, चाहे यूनिफैक्टर थ्योरी हो, चाहे 2 फैक्टर थ्योरी हो, तो उन थ्योरीज में आप देखेंगे कि वहां पर फैक्टर के आधार पर इंटेलिजेंस को समझाने का प्रयास किया गया है। यूनिफैक्टर की बात होगी तो वहां पे कहा गया है कि बुद्धि एक ही तत्व होता है जिसी से सारे क्रियाकलाप होते हैं। और जब 2 फैक्टर की बात हुई तो वहां पर जी और एस नाम के 2 फैक्टर आ गए। जब मल्टी फैक्टर की बात हुई तो वहां पर ढेर सारे अलग अलग फैक्टर आ गए। इस तरीके से तो यहां पर जब बुद्धि को एक स्ट्रक्चर मान के समझाया गया, स्ट्रक्चर मीन्स बुद्धि का स्वरूप कैसा है, उसका आकार कैसा है, वो कई तत्वों से मिलकर बना हुआ है, 3 डायमेंशनल है या 2 डायमेंशनल है। जब इस तरीके से स्ट्रक्चर बेस्ड इंटेलिजेंस की जब व्याख्या हुई तो उस पहलू को आप यहां पे समझेंगे कि संरचनात्मक वाला हिस्सा है। और तीसरा जहां क्रियात्मक की बात है तो क्रियात्मक वाला भी आपके प्रैक्टिकल यानी ऑपरेशनल पहलू की तरफ जाता है, जहां आप कुछ करके दिखाएंगे, बताएंगे, जहां पे ये कह सकते हैं यांत्रिक योग्यता से जुड़ा हुआ है, जहां पे कुछ क्रियाकलाप होंगे, जहां ऑपरेशन फॉर्म इंटेलिजेंस आपकी दिखाई देगी। तो ये चीज है, इन तीनों पहलू को मिला के हम इंटेलिजेंस को समझ सकते हैं कि आपकी इंटेलिजेंस है क्या। एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम आपको पता है, फ्रीमैन साहब ने ये किया कि बुद्धि को परिभाषित करने के लिए या बुद्धि को क्लियर करने के लिए इन्होंने बुद्धि की जितनी परिभाषाएं हुई उनको इकट्ठा कर लिया और इन्होंने ये देखा कि यदि बुद्धि को समझना है तो 3 ही प्रकार की जो डायमेंशन है या 3 इसके स्वरूप है या कहे कि 3 अलग अलग वर्गों में बांटा जा सकता है। उन्हीं 3 में समस्त परिभाषाएं जो लोगों ने समझाई है अपने अपने तरीके से, उन सबको समझा जा सकता है। तो उन्होंने पहला कहा यहां पर कि जिन्होंने कहा कि बुद्धि समायोजन से जुड़ा हुआ है यानी समायोजन की योग्यता, और दूसरा कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, बुद्धि सीखने की योग्यता है कि कौन बच्चा कैसे सीख रहा है। ठीक, और तीसरे वाले जो लोग थे उनका कहना उसी से था जो अभी हमने डिस्कस किया, अमूर्त चिंतन से जुड़ी हुई जो बात कहते थे, अमूर्त चिंतन की योग्यता। ये जो आपके सामने चल रहा है इस समय सामान्य डिस्कशन, हालांकि इसकी वीडियो भी आपके उस पर डाल दिया गया है, एमकेएस एजुकेशन हब ऐप है, उस पर आप देख सकते हैं, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। लेकिन इसको एक बार फिर से रिवीजन करते हुए हम लोग थ्योरी की तरफ चलेंगे और इसको जानना बहुत जरूरी है। समायोजन की योग्यता की जब हम बात करेंगे तो समायोजन योग्यता का मतलब यह होता है कि जीवन की जो परिस्थितियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो आपके सामने तात्कालिक सिचुएशन क्रिएट होंगी उस सोसाइटी में, उस समुदाय में, परिवार में, उन लोगों के साथ आप कैसे समायोजन कर रहे हैं। या कोई नई परिस्थिति आपके सामने आती है, कोई नई समस्या आपके सामने आती है, उस समस्या का समाधान आप कैसे करते हैं, उन लोगों के साथ आपका एडजस्टमेंट कैसे कर रहे हैं। यानी आपके अंदर एडजस्टमेंट की यदि कला होगी तो आप निश्चित तौर पर उस माहौल में पॉजिटिव रहेंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ पाएंगे और कहीं कोई वहां पे कॉन्फ्लिक्ट, द्वंदात्मक परिस्थिति पैदा नहीं होगी। और यदि ऐसा है, आप सारी सिचुएशन को बढ़िया से हैंडल कर पा रहे हैं, तो आपके अंदर समायोजन की योग्यता है और जो कहीं ना कहीं बुद्धि की तरफ इंडिकेट हो रहा है, यानी कि आप बुद्धिमान हैं और एवरेज से एबव है, यदि बढ़िया तरीके से परिस्थिति का आप समायोजन कर पा रहे हैं। इसमें कुछ नाम आते हैं, तो उसमें नाम है, एक नाम आता है स्टर्न का और एक नाम आता है बर्ट का।
कुछ और नाम भी है, ठीक है। सीखने की योग्यता से तात्पर्य ये होता है कि बालक के सीखने की कैसी कैपेसिटी है, उसके अंदर कोई भी नई परिस्थिति, नया ज्ञान वो कैसे सीख रहा है, अपने अनुभव से सीखने की भी योग्यता है। यहां पर ऐसे समझिए कि क्लास जब हो रहा है तो क्लास होते समय जो यहाँ आपको बताया गया, तो आप एक ही बार में चीज को कैप्चर कर पा रहे हैं या कई बार आपको बताना पड़ेगा? यदि आप एक ही बार में उस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझ जा रहे हैं तो आपके सीखने की योग्यता बहुत अच्छी है। और सीखने की योग्यता यदि बहुत अच्छी है तो आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है। सीखने में यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि आप कितना कंटेंट कितना जल्दी सीख रहे हैं, आपकी स्पीड, और स्पीड के साथ साथ आपकी एक्यूरेसी, यह दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। स्पीड का मीन्स यह हुआ कि कितना अधिक कंटेंट, कितना अधिक विषय वस्तु आप सीख पा रहे हैं, ठीक, कितना तीव्रता से सीख पा रहे हैं। 1 घंटे में, आधा घंटे में, हो सकता है एक साथ ही आप चीज को सीख रहा हो। कोई न्यूमेरिकल आपको बताया गया गणित का, पता चला उसको 1 घंटा लगता है सीखने में, आप उसको 10 मिनट में सीख जाते हैं। उसके साथ साथ में ये भी कि एक्यूरेसी कितनी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आधा अधूरा ज्ञान आपने एक्सेप्ट कर लिया और आधे अधूरे के आधार पर ही आपने उसको ये मान लिया कि हम सीख गए। तो वहां पर ये दोनों चीजें देखनी पड़ेंगी कि स्पीड भी अच्छी हो सीखने की और उसमें एक्यूरेसी भी हो, स्पष्टता हो, कहीं उसमें गड़बड़ी ना हो, जो आपने सीखा है वो सही ज्ञान हो। और तीसरा वाला जो यहाँ बनाए गए सीमेंस आपके अकॉर्डिंग, उसका नाम है अमूर्त चिंतन की योग्यता। सीखने वाले में भी 2 नाम आते हैं, बकिंघम और डियरवॉन, और भी कई नाम है, 2 नाम महत्वपूर्ण है। तीसरे अमूर्त की तरफ जब हम आएंगे तो अमूर्त चिंतन की योग्यता में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर अमूर्त मीन्स वही जो आपको समझाया गया, मूर्त रूप में आपके सामने जो चीज नहीं है उसके संदर्भ में आपके चिंतन करने की योग्यता कैसी है, यानी आपके अंदर ह्यूरिस्टिक टेंडेंसी, खोजपरकता, खोजपरकता। इसमें कुछ साउंड ब्रेक हो रहा है, हो सकता है किसी का माइक की प्रॉब्लम हो। खोजपरकता, खोजपरकता का मीन्स ये हुआ कि आपके अंदर वो खोजी प्रवृत्ति, ह्यूरिस्टिक टेंडेंसी, आप उन परिस्थिति में, या ऐसे समझिए कि प्रयोगशाला में आप कार्य कर रहे हैं तो आप उन चीजों को कितना बढ़िया से खोज पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं वहां पर। मीन्स एक नई टेंडेंसी, जिज्ञासा वाली प्रवृत्ति, जिसमें आप हर चीज को नया खोजने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर अमूर्त होते हुए भी नवीन सिद्धांत समझिए, नवीन तत्व समझिए, तो वहां पर अमूर्त चिंतन की योग्यता है कि जो आपके सामने नहीं था उसको आप खोजने का प्रयास कर रहे हैं। तो यदि इस टाइप की टेंडेंसी आपके अंदर है तो आप उसको कहेंगे यहाँ पर अमूर्त चिंतन की योग्यता आपके अंदर है। और इसके समर्थक जो बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता हैं, दिने महोदय, जिन्होंने सन 1905 में बुद्धि का परीक्षण बनाया था, पहला 1905 में ये पहला बुद्धि परीक्षण था, वो भी इसी के समर्थक थे, अमूर्त चिंतन। एक और नाम आता है टर्मेन। तो ये कुछ लोग हैं जो इसमें आते हैं। इस प्रकार से तीनों वर्ग जो फ्रीमेन साहब ने बताए थे वो क्लियर होते हैं। पहला बुद्धि समायोजन की योग्यता है, समायोजन मीन्स आसपास के माहौल में आपका एडजस्टमेंट। दूसरा सीखने की योग्यता, और तीसरा अमूर्त चिंतन की योग्यता। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यदि इन तीनों को मिला दिया जाए तो कई बार एक सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि बुद्धि की व्यापक परिभाषा क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस। कुछ लोग व्हाइट बोर्ड पर लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि व्हाइट बोर्ड आपके सामने होता है, आपको कोई क्वेश्चन लिखना है तो लिख सकते हैं, उसको ट्रायल ना करें। बुद्धि की व्यापक परिभाषा, व्यापक परिभाषा ये बुद्धि का, ये कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसको आप कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन कहेंगे या फिर सार्वभौमिक परिभाषा भी कह सकते हैं, यूनिवर्सल डेफिनेशन भी कह सकते हैं। इस परिभाषा को देने वाले थे डेविड वेस्लर, वेस्लर महोदय। ठीक, इनकी परिभाषा कुछ इस तरह थी कि बुद्धि व्यक्ति की वह संपूर्ण एवं सार्वभौमिक योग्यता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करता है, तर्कपूर्ण ढंग से चिंतन करता है और वातावरण के प्रति
प्रभावपूर्ण ढंग से व्यवहार करता है। इस परिभाषा में आप देखेंगे तो जो फ्रीमैन साहब अलग अलग कैटेगरी बना के समझाने का प्रयास कर रहे थे, तो डेविड वेस्लर ने उस समस्त पॉइंट्स को अपनी इस परिभाषा में रखा है। इसीलिए डेविड वेस्लर की इस परिभाषा को संपूर्ण परिभाषा, सार्वभौमिक परिभाषा या व्यापक परिभाषा के नाम से जाना जाता है। और परीक्षा में कभी यदि पूछ लिया जाए कि बुद्धि की संपूर्ण परिभाषा या व्यापक परिभाषा या सार्वभौमिक परिभाषा किसने दी है, तो आपको नाम याद रखना है डेविड वेस्लर। ठीक, इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स, इसके बात करें तो यहां पर E.L. थॉर्नडाइक का नाम आता है, उनके अकॉर्डिंग ही देखेंगे। E.L. थॉर्नडाइक, इनका नाम आप लर्निंग थ्योरी में भी पढ़े होंगे। E.L. थॉर्नडाइक का, इन्होंने 3 तरह की बुद्धि बताई है। पहली बुद्धि इन्होंने जो बताई उसका नाम था सामाजिक, और दूसरी बुद्धि थी इनके अकॉर्डिंग उसका नाम था स्थूल, और तीसरा जो इन्होंने बताया उसका नाम था अमूर्त। सामाजिक का मतलब यह होता है कि जहां पर सामाजिक कुशलता, व्यवहार कुशलता, पारस्परिक अंतरक्रिया, समायोजन की क्षमता का जिक्र हो, हम ऐसे समझे कि जिन लोगों में सामाजिक कुशलता बहुत ज्यादा होती, व्यवहार कुशलता है, ऐसे समझे कि आप, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहली बार किसी से मिलते हैं और वो उनके मित्र बन जाते हैं। पहली बार कहीं जाते हैं और परिवेश को समझ लेते हैं और समझ के उनके अकॉर्डिंग व्यवहार करते हैं और अपना एक इमेज बना लेते हैं। दोबारा जब जाएंगे तो वहां पर उनका मित्र व्यवहार हो जाएगा, यानी उनका सोशल जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। इनमें सोशल टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, जहां भी जाएंगे लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। तो इस चीज को आप कहेंगे कि उनके अंदर ये सामाजिक बुद्धि अधिक है। और ऐसे लोग अक्सर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ लीडर्स हैं, नेता लोग, इनमें ये सामाजिक बुद्धि अधिक पाई जाती है। तो जब प्रश्न इस तरीके से हो कि ये वाली टेंडेंसी है या ये गुण पाए जाते हैं जो सामाजिकता से जुड़े हुए हैं, तब आप कहेंगे उसमें सामाजिक बुद्धि पाया जाए। दूसरा स्थूल, स्थूल का मतलब हुआ मूर्त। तीसरा वाला अमूर्त है और ये वाला मूर्त है, ये सेकंड वाला। मूर्त का मतलब यह हुआ कि जहां पर वास्तविक परिस्थितियां आपके सामने हो, उनके सामने जो परिस्थितियां हैं आपको अनुकूलन करना है, एडाप्टेशन करना है, एडॉप्टेशन करना है, या ऐसे समझिए जहां उपकरणों का ज्ञान आपको प्राप्त करना हो, जहां तो कुछ एपरेटस है उनको सीखना हो, जैसे कि मिस्त्री लोग हैं या इंजीनियर लोग भी हैं, तो वहां पर जो चीजें आपके सामने होती हैं उनका मैनिपुलेशन करना सिखाते हैं कि उनमें हेर फेर करके कुछ चीज को बनाइए, जोड़िए, कंस्ट्रक्शन कीजिए। या जहां पर वस्तुओं को अरेंज करने वाली बातें होती है, मैनेजमेंट वाली सारी चीजें हैं, जिसमें आप व्यापारी कह सकते हैं, इंजीनियर कह सकते हैं, टेक्नीशियन कह सकते हैं। ये जितने लोग हैं इनमें स्थूल बुद्धि अधिक पाई जाती। ठीक, यदि हम तीसरे की तरफ चले जहां पे अमूर्त है, ये किन लोगों में पाई जाएगी, तो ऐसे लोग जो संकेतों के माध्यम से समझने का प्रयास करें, जहां शाब्दिक और गणितीय संकेत, जहां पर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात होती है, बीज गणितीय संकेत की बात आप कर सकते हैं। यहाँ पर अमूर्त वाले में आप ये समझ सकते हैं जहां तार्किक चिंतन हो, जहां फिलोसॉफिकल आइडियाज हो, या ऐसे मानिए कुछ कलाकार होते हैं, कुछ व्यंग्यकार होते हैं, कुछ रचनाकार, वैज्ञानिक, चिंतक, दार्शनिक, तो वो लोग हमेशा इमेजिनेशन करते हैं और कुछ नया उसमें चीजें बनाने का प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ हास्य कलाकार है, व्यंग्यकार है, वो ऐसी ऐसी चीजों को गठित कर लेते हैं कि वो एक स्टेटमेंट बोलेंगे और सारे माहौल में एकदम कहिए कि ताजगी आ जाएगी, क्योंकि उन्होंने खुद उसको सोचा है, लोगों ने उस चीज को पहली बार सुना है। तो जितने भी इस टाइप के लोग हैं जहां पर एक नया सोचने की टेंडेंसी, जहां इमेजिनेशन कर रहे हैं, नए नए आइडिया वो क्रिएट कर रहे हैं, जहां पर लॉजिकल है, जब फिलोसॉफिकल आइडियाज है वो भी आप इसी में रखेंगे। फिलोसॉफिकल आइडियाज का मतलब ये होता है कि जहां पर दर्शन से जुड़े हुए विषय हैं, जहां भौतिक से परे यानी मेटाफिजिक्स, जहां तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा वाली बातें होने लगे, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अमूर्त होते हैं, दिखाई नहीं देते, तो वो वाले लोग जो इस तरीके की बातें करेंगे वो भी अमूर्त चिंतन में आएंगे। यहां पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो लोग हमेशा ईश्वर,
आत्मा, परमात्मा, पाप, पुण्य, इस तरीके की बातें करेंगे, वो भी अमूर्त चिंतन वाले में आएंगे। ठीक, तो बुद्धि के 3 प्रकार हुए E.L. थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार। पहला हुआ सामाजिक, जिसमें नेता लोग आएंगे, सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं वो लोग आएंगे। स्थूल, इसमें सारे टेक्नीशियन, इंजीनियर, मिस्त्री, कारीगर, इस टाइप के, यानी जो दिखाई दे रहा है वो काम कर रहे हैं, वो वाली कंस्ट्रक्शन वाली चीजें। और तीसरे वाली कैटेगरी में जो हमको नहीं दिखाई देगा, जो अमूर्त स्वरूप में है, उससे जुड़े हुए तो वैज्ञानिक, कलाकार, चिंतक, दार्शनिक, इस टाइप के लोग आए। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है, कई बार परीक्षा में ऐसे प्रश्न आ जाता है कि अलग अलग ये दिया होगा कैटेगरी और पूछा जाएगा कि किस टाइप की बुद्धि पाई जाती है, तो आपको ये समझना होगा कि किस प्रकार के लोग शामिल हों। अब इसके बाद हम चलते नेक्स्ट। यहां तक किसी कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद बुद्धि के सिद्धांत की तरफ चलेंगे और उससे पहले 2 कॉन्सेप्ट्स और समझेंगे यहां पर, मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि। ब्रीफ है, केवल 5 मिनट में। यहां तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। सर कवि और लेखक किस में आएंगे? हेलो, जो कवि है, जी जी सर, जी सर, आवाज क्लियर है आपकी। इसमें सर जो कवि है वो अपनी कल्पना जगत में खोया होता है, जी जी, और जो लेखक है वो यदि डायरेक्ट सामने वाली सिचुएशन लिख रहे हैं तब तो अलग है, लेकिन मैक्सिमम जो लेखक हैं या काव्य वाले लोग हैं, कवि तो खासकर आप मान लीजिए वो पूरी तरह से अमूर्त में ही चले जाएंगे, वो कल्पना जगत में ही परे करते हैं। आप देखेंगे पुष्प की अभिलाषा, भाई पुष्प की अभिलाषा तो किसी को महसूस होगी नहीं, अब वो लिखेगा कि पुष्प ऐसे चाहता है, तो कवि के अंदर की भावनाएं हैं जो इमेजिनेशन करके पुष्प के ऊपर प्रोजेक्ट करके उसने बता दी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे ही आप देखेंगे जैसे व्यंग्यकार है, आप अभी नाम भी सर्च करेंगे, जैसे संपत सरल का एक नाम बड़ा फेमस है, सब लोग जानते होंगे, तो उनका 5 मिनट का व्यंग्य रहता है, लेकिन 5 मिनट के व्यंग्य में वो ऐसा इमेजिनेशन करते हैं कि वर्तमान जो सिचुएशन उसको भी लपेट देंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स रख देंगे कि सुनने वाले ही एकदम खो जाए, उनको ये लगे कि अरे ऐसे है। तो ये सब क्या है, इनका एक थिंकिंग है, अलग से थिंकिंग है, ये न तो मूर्त में आएगा और न ही आपकी इस वाले में आएगा जो पहला आपने सामाजिक की बात की है, क्योंकि इन्होंने खुद सोचा है, इसलिए अमूर्त बुद्धि वाले लोग। ठीक है सर? जी बिल्कुल सर। हाँ, चलिए तो चलते हैं, अब 2 कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेप्ट बड़ा महत्वपूर्ण है, मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि, और ये दोनों में से एक सवाल हर परीक्षा में आता है, इसलिए और महत्वपूर्ण है। पहला कॉन्सेप्ट मानसिक आयु, मानसिक आयु, इसको कहेंगे मेंटल एज, या शॉर्टकट में MA लिख के भी आ जाता है कई बार, पूरा नाम नहीं लिखा हो तो। पहली बात, इस कॉन्सेप्ट को अल्फ्रेड बिने महोदय ने ही सन 1908 में, अल्फ्रेड बिने, इन्होंने दिया था। ठीक, अल्फ्रेड बिने वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बुद्धि का पहला परीक्षण बनाया था सन 1905 में। अल्फ्रेड बिने और साइमन की एक कहानी, ये कहानी क्या जो रियल है, फ्रांस में उस समय शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था जब बिने और साइमन का काल था, तो उस समय फ्रांस सरकार के सामने ये समस्या थी कि बच्चों को शिक्षा दी जाए, फ्री थी, कंपलसरी थी, सबको सीखना ही था, तो बच्चे फेल हो जा रहे थे, जब असफल बार बार हो रहे थे, तो सरकार के सामने ये समस्या थी कि उन बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई करें कि उनके लिए अलग सिस्टम क्रिएट हो। तो सामान्य बच्चे थे, उस कैटेगरी में से जो असामान्य बच्चे थे, जिनकी मानसिक आयु या जिनकी बुद्धि कम थी, उनको छांटने वाली समस्या थी कि यदि उनको अलग कर दिया जाए तो हम उनको अलग से शिक्षा देंगे, नहीं तो बच्चा लगातार फेल हो रहा है, जो मिनिमम लेवल है लर्निंग का वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्लास में 50 बच्चे, 4 बच्चे ऐसे जो नहीं पहुंच पा रहे हैं और बाकी 46 है वो पहुंच जा रहे हैं। लेकिन सवाल तो यह है कि जब तक सारे बच्चे नहीं पहुंचेंगे तब तक आप उस क्लास को प्रमोट नहीं कर सकते। अब वहां पर सरकार के सामने यह मुद्दा आ गया कि आप उसका समाधान खोजिए, तो उस कमीशन एक बनाया सरकार ने उस समय फ्रांस में, तो उसके बिने और साइमन
ये दो लोग उस कमीशन में रखे गए और दोनों लोगों ने काम किया। चिकित्सक थे साइमन साहब और ये थे शिक्षा शास्त्री मनोवैज्ञानिक। दोनों लोगों को उस कमीशन में रखा। उस कमीशन की जब स्थापना हुई तो बिने साहब ने उसे बहुत काम किया। तब इन्होंने पहली बार वो टेस्ट बनाया था। उस टेस्ट के आधार पर उन्होंने जो सामान्य बच्चे थे और जो सामान्य से बिलो थे उनको अलग अलग करने का, यानी दोनों को हम छांट सके उन प्रश्नों के माध्यम से, उस परीक्षण के माध्यम से वो पहला टेस्ट बनाया था इन बिने महोदय ने 1905 में। इसीलिए बुद्धि के इतिहास में इनको बुद्ध परीक्षण का जन्मदाता कहा जाता है, बिने साहब को। ठीक, उसके बाद 1908 में दोबारा जब करेक्शन हुआ इनके टेस्ट में, 1905 की घटना थी वो पहला बुद्ध परीक्षण, सेकेंड टाइम जब संशोधन हुआ उनके टेस्ट में, तब ये वाला कॉन्सेप्ट प्रयोग हुआ था मानसिक आयु का। ये प्रथम संशोधन कहिए। जब प्रथम संशोधन हुआ उस बुद्धि परीक्षण में तो MA मेंटल आयु शब्द का वहां प्रयोग हुआ था, जो बिने महोदय ने ही किया था। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि इस कॉन्सेप्ट का पहली बार प्रयोग किसने किया, कौन से संशोधन में हुआ था, किस वर्ष हुआ था। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं कि ये मानसिक आयु है क्या। तो मानसिक आयु का सीधा सीधा मतलब आप ऐसे समझिए कि जैसे कि बच्चा 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है। इसका मतलब यह है कि बच्चा वास्तविक आयु आप बता रहे हैं कि 4 साल का मतलब उसके जन्म के बाद 4 साल पूरे हो चुके हैं तो बच्चा 4 साल का है। तो ये हुई वास्तविक आयु। लेकिन मानसिक आयु इससे थोड़ा सा डिफर है। कैसे? जैसे 5 साल का बच्चा है, 5 साल के बच्चे के लिए जो उसके मानसिक लेवल होना चाहिए था, जो ज्ञान उसको प्राप्त होना चाहिए था, यदि उसके पास उस ज्ञान से यदि अधिक ज्ञान है तो मानसिक आयु 5 साल से ज्यादा यानी 6 साल भी हो सकती है। यदि वहां पर 5 साल का बच्चा है लेकिन मानसिक जो लेवल है, सीखने की जो योग्यता है, हो सकता है वो अभी 4 साल के बराबर हो, तो आप वहां पर कहेंगे कि बच्चे की मानसिक आयु 4 साल है लेकिन वो वास्तविक आयु 5 साल का हो चुका है, लेकिन मेंटल लेवल में अभी 4 ही साल का है। अब कैसे पता लगाएंगे कि वो 4 साल पर है कि 5 साल पर है? ये सवाल आपके सामने हो सकता है। अब इसको हम समझते हैं बिने महोदय को अकॉर्डिंग, उन्होंने कैसे बताया था, तो इजी रहेगा आपके लिए। मानसिक आयु के लिए उन जो विनय महोदय थे उन्होंने ये किया कि जैसे कि पहला उन्होंने बनाया 2 साल के लिए, ठीक, समझिएगा ध्यान से, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ऐसे डॉट डॉट आगे भी। अब 2 वर्ष का बच्चा है, 2 वर्ष के बच्चे के लिए उन्होंने वहां पर 5-6 प्रश्न बनाए, ठीक, एकांश आइटम्स जो उस बच्चे को पूछेंगे। अब यहां आप ये सोच सकते हैं कि एक एक बच्चे को पूछ रहे थे क्या, तो बिल्कुल पहली बार में जो बुद्धि परीक्षण बने थे वो सामूहिक नहीं थे, ग्रुप वाले नहीं थे, वो व्यक्तिगत थे, यानी एक एक बच्चे को बिठाते थे और इंटरव्यू के माध्यम से एक एक बच्चे को पूछा जाता था पहली बार। अब तो ऐसा होता है कि बुकलेट होती है, पूरी क्लास में बांट दी जाती है, जो स्कोर होता है उसको इकट्ठा बाद में जांच लेते हैं। पहले ऐसा नहीं था, विनय महोदय के समय, सन 1905 और 1908 की बात हो रही है यहाँ पर। तो 2 साल के बच्चे के लिए उन्होंने टेस्ट बनाया, उसमें सपोज 6 सवाल रखे, ठीक। 3 साल के बच्चे के लिए अगले 6 प्रश्न जो डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा सा हाई थे। 4 साल के बच्चे के लिए, फिर 5 साल के बच्चे के लिए, 6 साल के बच्चे के लिए, ऐसे ही आगे हर उम्र के लिए उन्होंने अलग अलग 6-6 सवाल बना दिए, ठीक। अब उम्र के हिसाब से सवाल हैं तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि 2 साल का बच्चा है तो कैसे सवाल होंगे। 2 साल के बच्चे के लिए उन्होंने साधारण सवाल ये रखे थे कि बस अपना बताइए डिटेल, आपके शरीर के अंग कहां है। और 3 साल के बच्चे के लिए उनका क्लेरिफिकेशन था, जैसे पूछ लिया कि मुंह कहां है, नाक कहां है, इस तरीके से कोई चित्र दिखा दिया आदमी का और पूछ लिया इस चित्र में बताओ कहां है, कैसे है, ठीक। कुछ नहीं हुआ तो 2-3 शब्द मिला के एक सेंटेंस बोला और उनसे कहा गया इस सेंटेंस को दोहरा दो, जो अक्सर छोटे बच्चों में हम लोग घरों में भी करते हैं कि छोटा बच्चा उसको जांचने के लिए कि कितना सीख पाया है, तो आप भी यही पूछते हैं। तो वही प्रश्न यहाँ पर विनय महोदय ने अपने परीक्षण में रखे थे जो 2 और 3 साल के बच्चे के लिए थे। अब 4 साल का बच्चा होगा तो वहां पर यह हो सकता है कि आप उंगलियां गिनवा लें कि ये हाथ में कितनी उंगली है,
इस हाथ में कितनी उंगली है, दोनों मिला के कितनी उंगली हो गई, एक उंगली आपने मोड़ ली अब कितनी हो गई। तो वहां पे आप माइंड ये इस्तेमाल न करें कि बुद्धि परीक्षण है तो एकदम हाई लेवल के सवाल होंगे। देखना यह है कि बच्चे का लेवल क्या है, बच्चे के लेवल के हिसाब से ही सवाल थे। और इस तरीके से यहाँ 4 साल का बच्चा क्या क्या समझ सकता है, उसका मानसिक लेवल कहां हो सकता है, इस चीज को समझते हुए यहाँ पे 6 सवाल रखे। ठीक ऐसे ही 5 साल के लिए थोड़ा और बड़ा हो गया तो उसको जोड़ घटाव गुणा भाग वाले सवाल भी यहाँ पर आ गए। कुछ चीजें सुनाने वाली बातें हो गई, कुछ पढ़ने वाली हो गई, कुछ अक्षर ज्ञान हो गया। यानी वो धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल की तरफ आप चल रहे हैं। उम्र के हिसाब से जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वहां प्रश्नों का ये डिफिकल्टी लेवल भी यहाँ पर कठिनाई स्तर भी बढ़ता जाएगा। अब 4 साल का बच्चा है, उससे उम्मीद ये की जा रही कि ये जो 6 सवाल यहाँ पे बनाए गए हैं, इन 6 सवाल को वो जानता होगा। और कैसे बनाए गए 6 सवाल, इसके लिए उन्होंने सैकड़ों बच्चों पर वहां पर पहले बहुत सारे प्रश्न लिखे गए और उन प्रश्नों को, उन 6 प्रश्नों को हर आयु वर्ग के लिए सेलेक्ट किया गया जो मोस्टली बच्चे उसका सही उत्तर देते थे। जैसे मान लीजिए कि 1000 बच्चों पर उन्होंने पहली बार में 4 साल का बच्चा उसके लिए 6 सवाल बनाने, तो 4 साल के बच्चे उन्होंने ले लिए, 200-300 बच्चे मान लीजिए, 300 बच्चे लिए 4 साल के, उन्होंने आइटम बनाए यहां पर 20। तो 20 सवालों में उन्होंने 6 वो सवाल सेलेक्ट किए जो कि पूरे के पूरे 4 साल के बच्चे लगभग 70-80% बच्चे उन सारे प्रश्नों का सही उत्तर दे पा रहे थे। यानी कि वो सामान्य अवधारणा थी कि सामान्य यदि विकास हुआ है तो लगभग 70% बच्चे उसका सही उत्तर दे रहे हैं। तो उन 6 प्रश्नों को यहां पर रखा। नहीं तो आप कहेंगे कि एकदम कठिन सवाल होंगे तो कोई सवाल का उत्तर नहीं दे पाएगा। लेकिन उन्होंने इस चीज को पहले से स्टैंडर्डाइज किया था वहां पर, ठीक है। और उसी हिसाब से इन्होंने हर उम्र के हिसाब से सैंपल लेके उन सिलेक्टेड क्वेश्चनों को यहां पे रखा जिनमें डिफिकल्टी लेवल था और जो औसत बुद्धि को बताते थे उस एज ग्रुप का। अब 6 साल वाले का वो सवाल नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये कि वो सामान्य बच्चों से कहीं ना कहीं पीछे है। और पता चला उसने सारे सवालों के उत्तर दे दिए और 5 साल का फिर आपने दिया उसके भी उत्तर दे दिए और फिर आपने उसके बाद 6 साल का दिया उसके भी उत्तर दे दिए, या फिर इसके मान लीजिए कि 4 ही प्रश्नों के उत्तर दिए, तो यहां पर उसकी उम्र कितनी हो गई? वास्तविक आयु उसकी 4 साल है लेकिन मानसिक आयु कितनी हुई? 4 पूरा हो गया, 5 पूरा हो गया और 6 में भी इसने 4 सवाल, यानी 12 महीने के 6 सवाल है। तो 1 महीना बराबर 2 महीने बराबर 1 सवाल, ऐसे समझिए, क्योंकि 12 महीने बराबर 6 सवाल तो 2 महीने बराबर 1 सवाल। तो यह 4 सवाल किया यानी 8 महीने, तो उसकी मानसिक आयु हो गई यहां पर 5 साल तक पूरे सवाल। तो 5 साल 8 महीने उसकी मानसिक आयु हुई, जबकि बच्चा वास्तव में तो 4 ही साल का है। अभी जन्म लिए उसको केवल 4 साल हुए हैं, लेकिन उसका मानसिक जो लेवल है तो उसकी मानसिक आयु हो गई यहां पर 5 साल 8 महीने। क्लियर हो रहा है? कोई भी एक लोग बता दें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ, क्योंकि ये प्रोसेस जो आपको बताया जा रहा है ये अल्फ्रेड बिने द्वारा खुद दिया गया है उन्हीं के आर्टिकल में, और जो स्किनर साहब की किताब है उस किताब से ही डायरेक्ट आपको ये बताया जा रहा है। बाकी किताबों में शायद ये नहीं मिलेगा, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। हाँ, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, उसको आप कहेंगे बुद्धिलब्धि। इसको भी जान लेते हैं। बुद्धिलब्धि, आईक्यू। आईक्यू के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे आपकी क्लास में, आपके आसपास, कहेंगे आईक्यू लेवल बहुत खराब है इनका। कई बार आपको सुनने में मिलेगा कि इस दुनिया में सबसे बुद्धिमान एक ही इंसान हुआ है जिसका आईक्यू बहुत ज्यादा था, लोग वहां पहुंच नहीं पाए हैं। कई बार अखबारों में आप खबर पढ़ेंगे कि केवल आइंस्टीन महोदय ऐसे हुए थे जिनके आईक्यू लेवल 160 से ऊपर था। और कई बार जो टेस्ट